नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। आप देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले शो की 4 बड़ी खबरें मनीष शर्मा के साथ देखिए। ललित मोदी की मदद के आरोपों में घिरी वसुंधरा राजे से किनारा करने के मूड में बीजेपी। राजस्थान सरकार ने कहा वसुंधरा के साथ हैं विधायक और पार्टी। सुमेरा खान आपको बताएंगी। लाल कृष्ण आडवाणी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा विश्वास नहीं होता कि फिर से इमरजेंसी थोपी नहीं जा सकती। पंकज झा बताएंगे यूपी वालों को अखिलेश सरकार ने दिया बिजली का झटका। घरेलू बिजली 12% और व्यावसायिक बिजली के दाम में 5.5% की बढ़ोतरी। और जीएस विवेक बताएंगे बांग्लादेश ने भारत को दिया 308 रन का लक्ष्य। जवाब में भारत की हालत पतली, भारत के 5 विकेट गिरे। तो सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ललित मोदी कांड में आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद और वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का बयान आया है। दुष्यंत ने कहा है इन दिनों मैं निजी विदेश यात्रा पर हूं। मुझे जानकारी मिली है कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में मेरी कंपनी को लेकर भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है। दुष्यंत का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। नियंत हेरिटेज होटल की लेन देन कंपनी नियमों के मुताबिक हुई है, यानी जो भी लेन देन हुआ है इस कंपनी को लेकर वो नियमों के मुताबिक है। सारी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत का बयान आया है आरोपों पर पहली बार। आगे उन्होंने कहा है कंपनी ने कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया है। ललित मोदी को मदद पहुंचाने के कारण विवादों में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बचाव पार्टी और सरकार आखिरी दम तक करेगी, जबकि इसी मामले में फंसी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का बचाव सरकार नहीं करेगी। दरअसल इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत आधार मसले पर बैठक के बाद अलग से पीएमओ में हुई और उस दौरान तमाम पहलुओं पर विचार किया गया। और वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसमें पैसों का लेन देन हुआ है, उनके बेटे की कंपनी में ललित मोदी ने इन्वेस्ट किया है। और ऐसे में जो जांच चल रही है तो पैसों के लेन देन के मामले में वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। ललित मोदी की मदद के आरोपों में घिरी राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से संघ, बीजेपी और मोदी सरकार ने किया किनारा। बीजेपी प्रवक्ताओं को भी वसुंधरा का बचाव करने से रोका गया। ललित मोदी से वसुंधरा और उनके बेटे के साठगांठ के खुलासे के बाद बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को वसुंधरा का बचाव करने से रोक दिया है। केंद्र सरकार का कोई मंत्री और संघ के नेता भी वसुंधरा के समर्थन में बयान देने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे ने कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को फोन पर सफाई दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान बीजेपी में ओम माथुर गुट भी वसुंधरा के खिलाफ खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर वसुंधरा राजे की विदाई होती है तो ऐसी स्थिति में ओम माथुर को राजस्थान का नया सीएम बनाया जा सकता है। अब जो कल नया दायित्व मिला है, इसके अलावा अगर केंद्रीय नेतृत्व कोई और दायित्व भी देंगे तो उसको भी मैं पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। तो आपकी संभावना को इनकार न करें कि आपको नेक्स्ट सीएम? मैं सारी संभावनाओं को सिरे से खारिज करता हूँ। ललित मोदी पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू। ईडी ने ललित मोदी की कंपनी आनंद हेरिटेज और उसके निदेशकों पर किया केस दर्ज। मॉरिशस की कंपनी से आए 21 करोड़ रुपए शक के दायरे में। मॉरिशस की कंपनी विल्टन से मिले 21 करोड़ रुपए के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी की कंपनी आनंद हेरिटेज और उसके निदेशकों के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने ललित मोदी की कंपनी को नोटिस जारी करके कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं, जिसमें कंपनी के निदेशकों का ब्यौरा, बैंक खातों की जानकारी, शेयर धारकों के नाम और कंपनी में लगे पैसे के स्रोत के बारे में पूछा गया है। मोदी मामले में मुंबई से आई रिपोर्ट और दिल्ली में जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर ईडी मोदी के खिलाफ कुछ और कड़े कदम उठा सकता है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को फिर से इमरजेंसी लगने की आशंका है। आडवाणी ने कहा कि विश्वास नहीं होता कि फिर से इमरजेंसी थोपी नहीं जा सकती। 25 जून को आपातकाल की 40वीं वर्षगांठ से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आज भी आपातकाल की आशंका है। भविष्य में नागरिक स्वतंत्रता के निलंबन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा समय में लोकतंत्र को कुचलने वाली ताकतें मौजूद हैं। ये आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कह पाऊंगा। ऐसा फिर से हो सकता है कि मौलिक आजादी में कटौती कर दी जाए। आडवाणी ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब बीजेपी और केंद्र सरकार पर व्यक्ति केंद्रित राजनीति के आरोप लग रहे हैं। इमरजेंसी पर आडवाणी के बयान ने विपक्ष को दिया हमले का मौका। आम आदमी पार्टी ने कहा, आडवाणी का इशारा पीएम मोदी की ओर। लालकृष्ण आडवाणी क्यों ये बात कह रहे हैं? आज बीजेपी की केंद्र के अंदर सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका इशारा बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरीके से काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व के अंदर बीजेपी के शासनकाल में देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और देश आपातकाल यानी इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। मैं आडवाणी जी से सहमति व्यक्त करता हूं कि आपातकाल जैसी परिस्थितियां और संदर्भ आज भी जीवित हैं और जिन कारणों से आपातकाल लगा था वो कारण अभी समाप्त नहीं हुए। जो आडवाणी जी ने कहा है वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा है, कोई व्यक्ति के बारे में नहीं कहा। तो मुझे नहीं लगता है कि इमरजेंसी फिर आ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत बहुत बहुत मजबूत हो गई है। सही कह रहे हो। जब सुषमा स्वराज जी यूके अथॉरिटीज के साथ बात कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि कंसेंट था। अगर कंसेंट है, प्राइम मिनिस्टर लायबल है। जाहिर है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सरकार किसका है, प्रधानमंत्री कौन है। आडवाणी के बयान पर गरमाई राजनीति। केजरीवाल ने कहा, कहीं दिल्ली में इमरजेंसी का एक्सपेरिमेंट तो नहीं। नीतीश ने कहा, नर्वस है बीजेपी के नेता। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, आडवाणी जी ठीक कह रहे हैं कि इमरजेंसी से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या दिल्ली उसका पहला प्रयोग है? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे तौर पर अब नर्वस हो चुकी है। पूरी स्थिति में वो नर्वस है और नर्वसनेस में वो सब बात बोलते चले जा रहे हैं। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में कहा है कि आज लोकतंत्र को कुचलने वाली ताकतें मजबूत हो रही हैं, इसलिए भविष्य में इमरजेंसी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की जांच। वीरभद्र सिंह पर आय से ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 2009 से 2011 के बीच केंद्रीय इस्पात मंत्री रहते हुए करीब 6 करोड़ रुपए की LIC पॉलिसी खरीदी थी। आरोप है कि ये पैसे गलत तरीके से हासिल किए गए। इसी को लेकर आज सीबीआई ने वीरभद्र सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, बेटी अर्पिता सिंह और LIC एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ आरंभिक जांच शुरू कर दी है। आरंभिक जांच में अगर वीरभद्र सिंह के खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो सीबीआई उनके खिलाफ FIR दर्ज करेगी। बीजेपी में महासचिव बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपना मंत्री पद छोड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। उन्हें पार्टी में महासचिव का पद दिया गया है। विजयवर्गीय का प्रमोशन इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने पार्टी को हरियाणा में जीत दिलाई है। वो हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे। नाता तो जुड़ा रहेगा, पर हाँ, एक व्यक्ति दो पद जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत मैं चाहूँगा संगठन का काम करूँ। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है और कैलाश विजयवर्गीय इसी परंपरा का पालन करते हुए अपना पद छोड़ रहे हैं। तो विजयवर्गीय अब पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे यूपी के पत्रकार जगेंद्र हत्याकांड में आया नया मोड़। क्या पत्रकार हत्याकांड में गवाहों पर दबाव बना रहे हैं मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा? घर वालों ने लगाया दबाव में गवाह शालिनी के पलटने का आरोप। ये वही शालिनी है जिसने अपने बयान में कहा था कि मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की शह पर पुलिस ने उसके सामने पत्रकार जगेंद्र सिंह को आग के हवाले कर दिया था, लेकिन अब ये बयान से पलट गई हैं। जगेंद्र के घर वालों का कहना है कि मंत्री के दबाव की वजह से शालिनी अपना बयान बदल रही हैं।
पहले रिवॉल्वर मेरे ऊपर रखा, बाद में इनके ऊपर भी ताना और पेट्रोल डाली और आग लगा दी। पेट्रोल मेरे ऊपर भी डाला पर हम निकल के भाग पड़े, मेरे आग नहीं लगा पाए। अस्पताल से गायब हो गई थी, पता नहीं वो कहाँ गई। हो सकता है कि मंत्री के लोगों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। आरोप है कि पत्रकार जगेंद्र सिंह को मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के अवैध कामों के खिलाफ अभियान चलाने की वजह से 1 जून को जला दिया गया था। मुंबई में जहरीली शराब पीने से अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुंबई के मालवणी इलाके में जहरीली शराब पीने से अब तक अलग अलग अस्पतालों में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से बीमार 7 लोग वेंटिलेटर पर हैं। जहरीली शराब पीने के बाद बीमार हुए इन लोगों का प्राप्ति और शताब्दी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच चल रही है। रमजान के मौके पर पाकिस्तान ने रिहा किए 113 भारतीय मछुआरे। आपसी रिश्तों में गर्मजोशी लाने के लिए बढ़ाया कदम। यही वो 113 भारतीय मछुआरे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने कराची की जेल से रिहा कर दिया है। इन मछुआरों को जल सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया था, लेकिन रमजान के पाक महीने में अब इन सभी की रिहाई हो गई है। अपनों से मिलने की खुशी इनके चेहरों पर साफ दिखी जा सकती है। ये सभी मछुआरे लाहौर से वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन लौट रहे हैं। पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से फोन पर आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर बात की थी। पाकिस्तानी मछुआरों की रिहाई का भी वादा किया था और शरीफ को रमजान की बधाई दी थी। कर्नाटक के कलबुर्गी में मैगी को अंतिम विदाई दी गई। कुल 110 करोड़ की मैगी को नष्ट किया गया। देश में बैन हो चुकी मैगी के एक साथ 110 करोड़ के पैकेट कर्नाटक की कलबुर्गी में नष्ट किए गए। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले बता चुकी है कि देश भर में 320 करोड़ रुपए की मैगी नष्ट करनी है। देश के कई राज्यों में मैगी पर बैन लग चुका है। मैगी में MSG और लेड की मात्रा खतरनाक स्तर पर होने की वजह से ये बैन लगा है। अब धर्म और आस्था से जुड़े शहरों की रेल पटरियों पर नहीं दिखेगा मलमूत्र। स्वच्छता अभियान के तहत जल्द ही ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। रेलवे जल्द ही धर्म और आस्था से जुड़े शहरों को टॉयलेट डिस्चार्ज फ्री जोन में बदलने वाली है। यानी इन शहरों को जोड़ने वाली ट्रेनें पटरियों पर गंदगी नहीं फैलाएंगी। इन ट्रेनों के डिब्बों में बायो टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। नए कोचेज जो बन रहे हैं उसमें बायो टॉयलेट फिट होके ही आ रहा है। पुराने कोचेज में जब हमें समय मिल रहा है हम रेट्रो फिटमेंट कर रहे हैं वर्कशॉप में ले जाकर, जब वो मेंटेनेंस के लिए आता है। तो ये प्रोसेस ऑन है। देश के पहले टॉयलेट डिस्चार्ज फ्री जोन की शुरुआत 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उनके जन्मस्थान पोरबंदर से होगी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खुदकुशी करने वाले किसान के घर पहुंचे राहुल गांधी। अप्रैल में राहुल से मिलने के बाद की थी सुरजीत सिंह ने खुदकुशी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह फतेहगढ़ साहिब के दादू माजरा गांव पहुंचे और सुरजीत सिंह के परिवार को सांत्वना दी। फसल बर्बाद होने और कर्ज की वजह से सुरजीत सिंह ने 10 जून को खुदकुशी कर ली थी। आज उनके यहां श्राद्ध कर्म के बाद भोग का कार्यक्रम था। राहुल गांधी इसी में शामिल हुए। 2 महीने पहले राहुल गांधी के पंजाब दौरे के वक्त सरहिंद में सुरजीत सिंह ने उनसे मुलाकात कर अपना दर्द बयां किया था, लेकिन उनसे मिलने के बावजूद उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली। यूपी में बिजली महंगी हो गई है। घरेलू इस्तेमाल करने वालों को अब बिजली के 10 से 12% ज्यादा पैसे देने होंगे। यूपी में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बिजली के दरों में औसतन 5.47% की वृद्धि की गई है। शहरों में घरेलू बिजली इस्तेमाल अब 10% महंगा हो जाएगा। खास बात यह है कि बिजली के बिल का समय पर भुगतान करने पर 0.25% की छूट मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। नोएडा में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का ऐलान किया गया है। औद्योगिक इस्तेमाल वाली बिजली 5.04% महंगी की गई है। अब सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना पूरी तरह से खत्म कर दी है। बिजली की नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बलात्कार के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप था। मध्य प्रदेश के सीहोर में रमेश कुमार ने 4 जनवरी 2014 को एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार किया था। निचली अदालत ने उसे दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी है। आरोपी रमेश कुमार को फांसी की सजा इसलिए दी गई क्योंकि इससे पहले भी उसने एक 3 साल की बच्ची का बलात्कार किया था, जिसमें उसे 8 साल की सजा हुई थी। बार बार ऐसा गंभीर और जघन्य अपराध करने के जुर्म में उसे फांसी की सजा दी गई।
आष्टा कोर्ट का ये पहला ऐसा फैसला है जहां किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामने आए बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी। मुस्लिम परिवार को पड़ोस में रहने से रोका, घर में मारा ताला। ये ब्राह्मण का मकान है, ये ब्राह्मण का मकान है, ये ब्राह्मण का मकान है। अब ये कुकर पकाओ यहाँ पे भाई, यहाँ बैठ के हमने हाथ जोड़े भाई का मोहल्ले की शांति बना। पुलिस से तू मैं करते जनाब मुरादाबाद के बीजेपी पार्षद विद्या शरण शर्मा और बिट्टू शर्मा हैं। दरअसल इनके पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार ने घर खरीदा है, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए घर पर ताला मार दिया कि इन्हें हिंदुओं के बीच में मुसलमानों का रहना पसंद नहीं है। अब मुँह पे ये कहते हैं मुसलमान को रहने न देंगे, हम फेरिंग करेंगे मुसलमान के ऊपर। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने भी मुस्लिम परिवार के घर पर ताला लगा दिया है। मुंबई के ताज होटल में एनआरआई के साथ मारपीट के मामले में कोर्ट में पेश हुए अभिनेता सैफ अली खान। कोर्ट ने आपस में मामला सुलझाने का दिया मौका। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सैफ अली खान पेशी के लिए मुंबई के किला कोर्ट पहुंचे। सैफ की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को आगे की सुनवाई से पहले सुलह करने का मौका दिया है। अभिनेता सैफ अली खान पर 22 फरवरी 2012 को ताज होटल में करीना कपूर के साथ डिनर के दौरान इकबाल शर्मा नाम के शख्स के साथ मारपीट करने का आरोप है। सैफ अली खान इसी मामले में कोर्ट की पेशी से बच रहे थे, जिसके बाद इकबाल शर्मा के वकीलों ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को मुंबई के किला कोर्ट में होगी। आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। इस बार लड़की और लड़कियों दोनों की कैटेगरी के टॉपर मध्य प्रदेश से हैं। ये है सतवत जगवानी। इस बार आईआईटी जेईई एग्जाम में सतवत ने पूरे देश में टॉप किया है। मध्य प्रदेश के सतना शहर के रहने वाले सतवत के माता पिता डॉक्टर हैं और वे भी चाहते थे उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन सतवत की बचपन से रुचि मैथ्स में थी और वो शुरू से ही आईआईटी में जाने का ख्वाब देखता था। इंदौर के महू कस्बे की रहने वाली ये है कृति तिवारी। लड़कियों की कैटेगरी में कृति ने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। में बस कभी थोड़ा सा ब्रेक खाने का और 13-14 घंटे पढ़ाई करते थे। इस साल देश भर के करीब 1,17,000 विद्यार्थियों ने आईआईटी जेईई एडवांस का टेस्ट दिया था, जिसमें से 26,000 छात्र पास हुए। पटना के सुपर 30 इंस्टीट्यूट के छात्रों ने इस बार भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 29 में से 25 छात्रों ने परीक्षा पास करके सुपर 30 का नाम एक बार फिर से रोशन किया। आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आने के साथ ही पटना के सुपर 30 इंस्टीट्यूट के लोग खुशी से झूम उठे। 29 में से 25 बच्चों ने परीक्षा पास कर ली। एक छात्र का सिलेक्शन पहले ही टोक्यो यूनिवर्सिटी के लिए हो गया था, इसलिए 30 में से 29 बच्चे ही रह गए थे। भारत सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर विचार करे और ऐसा पैटर्न बनाए जिसके लिए ज्यादा कोचिंग की जरूरत न पड़े। सुपर 30 में ऐसे 30 बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण होती है और गरीब बच्चे होते हैं। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। दिल्ली में पहला रोजा 19 जून यानी कल शुक्रवार को होगा और आपको जामा मस्जिद इलाके में मौजूद है। वहाँ की रौनक आपको दिखाते हैं। रमज़ान से पहले लोग जो है रमज़ान की सहरी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आपको बता दें कि जो सहरी का वक्त है वो कल 19 जून सुबह में 3:49 पर है, जबकि इफ्तार शाम 7:21 पर होगा। आपको बता दें कि करीब 15.5 घंटे का रोज़ा इस बार होने वाला है और शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तो इस बार रोज़े के साथ साथ गर्मी भी इम्तहान लेगी। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान का नया ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें दिखाया गया है कि सलमान खान एक गूंगी बच्ची को उसके परिवार से मिलाने पाकिस्तान ले जाते हैं। बहन जी क्या है? ये फिल्म का दूसरा ट्रेलर है। बजरंगी भाईजान के इस दूसरे ट्रेलर में सलमान खान, जो कि पवन कुमार चतुर्वेदी की भूमिका में है, वो एक पाकिस्तानी बच्ची को छोड़ने पाकिस्तान जाते हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सलमान खान हैं। वो पहली बार कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक चर्च पर हमला हुआ है, जिसमें एक अज्ञात हमलावर ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
ये घटना बुधवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात बंदूकधारी ने अमेरिका के साउथ कैरोलिना में ऐतिहासिक ब्लैक चर्च में प्रार्थना के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गया। इस हमले में चर्च के पादरी समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। साउथ कैरोलिना का ब्लैक चर्च अमेरिका के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। हमलावर की उम्र 21 साल के करीब बताई जा रही है। हमलावर को पकड़ने के लिए पूरे अमेरिका में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये हमला क्यों किया गया, ये वजह अभी तक साफ नहीं हुई है।